अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ओके, गुड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80% 90% को क्लास ज्वाइन कर चुकी है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ सब सिस्टम्स पढ़े थे। हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। अब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम के। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ स्लाइड्स इसमें ऐसी भी होंगी जो हम पढ़ चुके होंगे, तो उसको फिर मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी जो कंटेंट्स नहीं पढ़े होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हों, इंटीग्रेटेड हों, in order to process, store and distribute information to support decision making and control in an organization। मीन्स कि हम किसी भी काम को करने के लिए अपने सिस्टमेटिक वे को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं so that it may help an organization to perform its daily task easily and efficiently। कि और डिसीजन मेकिंग जो है उस पर भी सपोर्ट हो कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक डिसीजंस इजीली थ्रू देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा इज बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा हमारे पास क्या है? कोई भी फैक्चुअल डेटा, कोई भी फिगर, कोई भी रॉ फिगर, कोई भी अमाउंट। एंड इंफॉर्मेशन इज द processed data. When we process data, it will be converted into an information which may be helpful in taking decisions to improvise। सो दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज सिंपल डेटा जिसमें कुछ हमारे पास कुछ अमाउंट है, जिसको देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि व्हाट इज बेसिकली दिस डाटा इज। ठीक है, कुछ नंबर है, नेम है, आगे कुछ वैल्यू गिवन है, तो इस डाटा को देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्रैग नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम इन्फॉर्मेशन को देखें तो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? इसी डाटा को कैटेगराइज करके मेंशन किया गया है, लाइक सेल्स रीजन, स्टोर कौन सा है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट सोल्ड। और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास ये फील्ड, यही वैल्यूज हैं, यही डाटा है, बट ये एक प्रोसेस वे में, एक प्रोसेस फॉर्म में हमारे पास व्यू हो रहा है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं। सो डाटा इज सिंपली कोई भी डाटा, कोई भी रॉ, कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा। अब जब हम उस डाटा को प्रोसेस करते हैं किसी भी ऑर्डर में, किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो इट विल बी अ एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शन, ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम पहले भी देखी थी अगर आपको याद हो। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और जो आउटपुट आ रहा होता है उसी की बेसिस पे फीडबैक थ्रू आउट ये साइकिल चल रही होती है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कैन बी कंसिडर्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आप डेटा को क्लासीफाई करें, आइडेंटिफाई करें कि व्हाट डाटा इज अबाउट, अरेंज करें उस डाटा को किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, टेबुलर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप डाटा को अरेंज करें। एंड देन कोई भी मीनिंगफुल, अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह आपने परफॉर्म करनी है तो वो कैलकुलेशन वगैरह आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोसेसिंग के अंदर आएंगी। एंड दीज ऑल आर द टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उसी की बेसिस पे हमारे पास जो है वो डेटा इनपुट आ रहा है। बेटा आवाज का प्रॉब्लम सबके पास आ रहा है? क्लियर है बेटा सबके पास आवाज?
मतलब अगर किसी एक के पास भी क्लियर आवाज जा रही है सो इट मीन्स कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लायर्स, कस्टमर, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So external environment may also influence an organization which may affect information system as well. CBIS, अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटराइज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आप रजिस्टर्स में भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज CBIS क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपके पास क्या चीजें होंगी? रिलाई ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे रिलाई करना हो, मींस विच इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, किस तरीके से सेपरेट करना है, किस तरीके से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, डिसेमिनेट कैसे करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन यूजलेस है। फिक्स डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर्स, डेटा और प्रोसीजर्स की फिक्स डेफिनेशन डिफाइन है कि हम कौन सा काम कैसे करेंगे और डेटा किस तरीके से प्रोसेस होगा, किस तरीके से स्टोर होगा। कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, कलेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म है, हम उस डेटा को स्टोर कहाँ कर रहे हैं आफ्टर कलेक्शन, एंड देन हाउ कैन वी यूज दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके वर्क करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली CBIS इज डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल। मींस आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी डेटा एंट्री करने के लिए। यू विल नीड कीबोर्ड, ठीक है, आपके पास जो है स्कैनर्स भी हो सकते हैं जिससे जो डाटा स्कैन कर रहा है, बारकोड रीडर्स भी हो सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं, डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डाटा एंट्री के लिए यूज हो रहा है, टोटल बिल जनरेट कर रहा है। सो बेसिकली CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको वर्क करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिक्वायर्ड हो। प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करना डाटा को, जो CBIS के थ्रू आप डाटा को प्रोसेस कर सकें, मींस डाटा आपके सिस्टम में इनपुट जाए और उसकी बेसिस पे डाटा की क्लासिफिकेशन हो सके, डिसेमिनेटिंग हो सके, मींस आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो डाटा आपके पास इनपुट आ रहा है उनमें से कौन सा डाटा मीनिंगफुल डाटा है जिसको हम फर्दर आगे यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन सा डाटा ऐसा है जो यूजलेस डाटा है। सो यू कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन कि कौन सी हमारे लिए, आप बेसिकली फिल्टर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। फिक्स डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर्स, पहले से डिफाइन है, पहले से ईच एंड एवरीथिंग पहले से डिफाइन है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स व्हिच आर हेल्पफुल इन ऑर्डर टू स्टोर एंड प्रोसेस दैट डाटा। जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है उसको एक्सेस और जो है वो किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, सो दैट इट मे बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन, हाउ कैन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डाटा इनपुट, डाटा इनपुट आ कहाँ से रहा है, हाउ यू आर स्टोरिंग डाटा, कलेक्ट किए हुए डाटा को आप अपने पास स्टोर कैसे कर रहे हैं, कोई आपके पास डेटाबेस सर्वर है, आप किसी फाइल पे कर रहे हैं, हाउ कैन यू स्टोर डाटा एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड, जिस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट और स्टोर किया आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं, मीन्स वो आपके पास शो कैसे हो रही है, प्रेजेंट कैसे हो रही है। आप बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, मींस बिजनेस एंड से उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या कंसीडरेशन है। सो द आंसर इज दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं दे सकते, ठीक है, दे आर जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। हम इसको कह रहे हैं कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अगर लेट सपोज आज मैं अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, मैं अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, सो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो मैं आज कर रही हूँ जिसका रिजल्ट मुझे बहुत जल्द इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा होगा। सो इट्स जस्ट नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका मुझे आगे जाके फ्यूचर में प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा।
Information system are an organizational and management solutions to business challenges that arise from the business environment. ठीक है, कह रहे हैं कि आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि आप बहुत जगह टेक्नोलॉजी का बहुत रैपिड यूज है और आपके पास जो है बहुत रैपिड फायर आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है। लेट सपोज अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम राइज हो रही है, कोई इशू जनरेट हो रहा है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, और अगर कोई क्यूरी जनरेट कर रहा है आपका कस्टमर, तो आपने जो है रैपिडली उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। तो इन ऑर्डर फॉर द करंट बिजनेस चैलेंजेस, उन जो करंट बिजनेस चैलेंजेस हैं उनको जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए यू शुड नीड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर रहा हो कि ये जो करंट बिजनेस चैलेंजेस, हर रोज एक नया बिजनेस चैलेंज राइज हो सकता है, तो उसको कैटर करने के लिए वी शुड हैव एन प्रॉपर सॉल्यूशन which may help us in taking decisions and process daily tasks effectively and efficiently. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ यू शुड आल्सो इन्वेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट चेंजेस एज वेल। नए टूल्स आ रहे हैं, टूल्स पे काम करना तो ठीक है, लेकिन टूल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज तो आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन क्या लोग उसको यूज भी कर रहे हैं? ठीक है, पुराना माइंडसेट कि हमें चेंज एक्सेप्ट नहीं करना, हमारे डे टू डे टास्क वैसे ही हो रहे हैं, सो व्हाई वी वुड यूज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी चेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स को भी कंसीडर करना है कि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे तो बहुत इन्वेस्ट कर दिया, बट जो लोग जिनको एक्चुअली उस सिस्टम को यूज करना है, आर दे रेडी फॉर इट? अगर नहीं तो आप उसको कैसे, उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं। IS information system create value primarily by changing business processes and management decision making। वो कह रहे हैं कि IS information system से आपको benefit तभी होगा जब आप business processes में भी changes लाएंगे according to the information system। जाहिर सी बात है, जब आप एक कोई नया process run करेंगे तो उस process की एक अपनी requirements हैं, so आपके business processes को उन requirements को follow करना पड़ेगा so that you can take decisions appropriately, उसी के accordingly आप decisions ले सकें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको हेल्प आउट तभी करेगा जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ अपने बिजनेस प्रोसेसेस को भी यूटिलाइज करें और जो उनमें रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको भी आप फॉलो कर सकें, सो दैट आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। द बिजनेस इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन, द बिजनेस इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन इज दैट, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने टास्क को डिवाइड कर दिया कि मैनेजमेंट टास्क क्या है आपके पास, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होंगी। सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होंगे, सो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्ट होगा और कहीं प्रॉपरली स्टोर होगा। ठीक है, पहले हम डाटा को कहीं से इनपुट लेंगे और उसको कहीं प्रॉपर स्टोर भी कर रहे होंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बिजनेस सिस्टम, फिर वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है और स्टोर किया है उसको हम अपने बिजनेस सिस्टम में इनपुट देंगे। देन डिसेमिनेशन ऑफ डाटा, डिसेमिनेशन मींस कि हम डाटा को डिवाइड करेंगे, कौन सा डाटा यूजफुल है, कौन सा डाटा यूजलेस है, कौन सा डाटा किस डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल है, मींस फिल्टराइजेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वंस आपने डाटा को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका डाटा दो फेजेस में आपने डिवाइड कर दिया, बिजनेस प्रोसेसेस के पास कौन सा डाटा जाएगा और मैनेजमेंट के पास कौन सा डाटा जाएगा। ठीक है, सो जो डाटा जाएगा मैनेजमेंट के पास, उस डाटा से आपकी मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकती है। अब डाटा में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हमें बिजनेस प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल सेट क्या चाहिए होगा इस काम को करने के लिए, कौन कौन से टास्क होंगे, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये डाटा जब आपके पास आ गया तो फिर और मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन कौन सी रिसोर्सेज का डाटा आ रहा होगा कि हमारे पास करंट कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के स्किल्स। ठीक है, तो रिसोर्सेज के स्किल सेट्स आ गए हमारे पास प्रोसेस और टास्क का डाटा आ गया, सो फिर एलोकेशन, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, कि दीज आर द टास्क विच आर रिक्वायर्ड, ये टास्क करने के लिए हमारे पास ये स्किल सेट्स हैं,
ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज को हमें फर्दर हायर करना है, काम इस सीक्वेंस से करना है, मैनेजर्स असाइन होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, सेल्स मैनेजर्स होंगे, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होंगे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे सारा डाटा। देन प्लानिंग हो गई, उसके बाद जो आपने प्लान किया है सारे अपर मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल में कोऑर्डिनेट करेगी कि दीज आर द प्लान्स, दीज आर आवर फ्यूचर प्लान्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, जो हमें फॉलो करना है। उसके बाद कंट्रोलिंग होगी, जब आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया आप फिर चीजों को मैनेज कर रहे होंगे कि हर चीज अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है या नहीं चल रही, दैट इज कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट। मॉडलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फिर नेक्स्ट फेज क्या होगा, जब आप कंट्रोल कर रहे हैं साथ साथ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर आप उन चीजों को मॉडल करेंगे, उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और डिसीजन लेंगे। डिसीजन मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करना है। जो डाटा हमारे पास बिजनेस प्रोसेसेस के पास जा रहा होगा, वो बिजनेस प्रोसेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें हैं, वेयर हाउस में क्या चीजें खत्म हो रही हैं, कौन सी और चीजें मंगवानी है, ये भी हमारे पास डाटा हम यहाँ से लेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पास जा रहा होगा। प्रोडक्शन कितनी करनी है, कितनी प्रोडक्शन हो चुकी है, कितनी रिमेनिंग है, इन्वेंट्री में कितना हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, कितना हमें मंगवाना पड़ेगा तो सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ रही होंगी। कुछ पोर्शन हमारे पास एंटरप्राइज मैनेजमेंट पे जा रहा होगा। एंटरप्राइज मैनेजमेंट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कैसे हो रही है, किसको हमने क्या किस लेवल पे असाइन करना है, किसका रोल क्या देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट, कस्टमर मैनेजमेंट, हाउ कैन वी कम्युनिकेट कस्टमर्स, कस्टमर्स को अगर कुछ कोऑर्डिनेट करना हो, कुछ कांटेक्ट करना हो, तो वो किससे कम्युनिकेट करेंगे, कस्टमर को हमने थ्रू आउट कैसे इंगेज रखना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई रखना है, अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। एंड नॉलेज मैनेजमेंट हमारे पास एक बिजनेस प्रोसेस है जो क्या कर रहा होगा, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रैग कर रहा होगा, सो दैट एज एन एक्सपर्ट सिस्टम का अगर आपने नाम सुना हो, एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो डेटा को अपने अंदर प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। इफ एंड बट्स अगर ऐसा होगा तो ये होगा, मींस एक्सपर्ट सिस्टम्स प्रिडिक्शन की बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो प्रिडिक्शन के लिए भी अगर मुझे कोई चीज प्रिडिक्ट करनी है, सो आई शुड हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, रॉ फैक्ट देखने के लिए मेरे पास बहुत सारा डाटा होना चाहिए जिसकी बेसिस में मैं कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकूं या मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकूं, फोरकास्टिंग कर सकूं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके लिए मुझे पास्ट का बहुत ज्यादा डाटा चाहिए होगा। तो वो ये इंफॉर्मेशन जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया, डिवाइड किया कि कौन सा डाटा कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वही डाटा आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव हो रहा होता है लाइक एन इंफॉर्मेशन। और फिर यहाँ से आपको ये सब चीजें जब बढ़ती रहेंगी, इंप्रूव होती चली जाएंगी, तो फिर आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंप्रूव होती चली जाएगी। जितना ज्यादा डाटा आएगा, जितना ज्यादा डाटा फिल्टराइज होगा, जितने ज्यादा प्रोसेसेस और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे, आप एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे, आप मेच्योर होते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी फर्म की इंक्रीज होगी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक पोजीशन मींस कि आपकी स्ट्रेटेजी बिल्डिंग्स या डिसीजन मेकिंग भी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास हम टीपीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, कोई भी टूल्स यूज कर रहे होते हैं, और उन टूल्स में डाटा एंट्री करने के लिए वी विल नीड एंट्री लेवल ऑपरेटर्स जो एंट्री कर रहे होते हैं, और वो टीपीएस के थ्रू ही डाटा इनपुट हो रहा होता है। अब वो कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको कौन सा टूल जो है वो ज्यादा बेटर लग रहा है। वो अपना कस्टम बिल्ड भी कर सकते हैं, खुद से भी अपना एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, और अवेलेबल सॉफ्टवेयर को भी यूटिलाइज कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नॉट जस्ट कंप्यूटर्स, दे आर पावरफुल टूल्स जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगी, एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ भी इन्वॉल्व होगी। ये चार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी क्या कह रही है हमें, broad based understanding of information system that includes behavioral knowledge about organization, means कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें उसकी कितनी नॉलेज है।
ठीक है, हमें इसकी पूरी नॉलेज कितनी है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेट्स से एक पर्सन है जो बिल्कुल डम है, जिसने आज तक कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, जिसने आज तक किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम नहीं किया, उसको आप एक बहुत ही अच्छा चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखा देंगे कि आपने इसको यूज करना है, तो वो उसको कैसे यूज करेगा? सो ही इज नॉट अ लिटरेट पर्सन। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी इज दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम की नो हाउ हो। जैसे आपने कीट का एलएमएस यूज किया है, तो आगे जाके अगर किसी और यूनिवर्सिटी का एलएमएस आपके सामने आए तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि एलएमएस के क्या क्या कंटेंट्स हैं और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो उस सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना। So based understanding of information system that includes behavioral knowledge about organization, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है, उसकी मैनेजमेंट किस तरीके की है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, एंड इंडिविजुअल यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। मींस जो मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पर्सन उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, दे शुड हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, कि टेक्निकली काम कैसे होता है, और उनको कंप्यूटर का भी आइडिया होना चाहिए। दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी। एंड कंप्यूटर लिटरेसी इज दैट knowledge about information technology, focusing on understanding how computer technologies work। मीन्स बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर को यूज कैसे करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इटसेल्फ, इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यू नीड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जब आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे काम करना आता होगा, तभी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है और कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग दीज आर द मेजर बिजनेस फंक्शंस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिन पे रिलाई कर रही होती है। मतलब दीज आर द टास्क विच आर परफॉर्म्ड बाय एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन दीज टास्क आर सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेंगे, सो दैट हमारे ये जो डे टू डे टास्क हैं ये आसान हो जाए थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग आ रही होगी आपके पास। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर। यही हमने कुछ फंक्शनल एरियाज देखे थे, आपको याद हो, जो हम बहुत स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हमने एक साथ पढ़ा था, एंड एचआर। दीज आर द फोर मेजर फंक्शनल एरियाज जो हमारे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और इन्हीं के लिए ही हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, सो दैट इनके टास्क जो हैं, जो हम मैनुअली कर रहे थे, वो अब हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम करे, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम करे, सीबीआईएस। ठीक है, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज वेल, सेकंड वन इज मैनेजर्स, एंड थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। You will need to understand and balance these dimensions of information system in order to create business value। वो कह रहे हैं कि आपको इन तीनों जो है वो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोसेस। द ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो फर्स्ट डायमेंशन है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं हमारे पास? पीपल, एम्प्लॉयज जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसके अंडर आ रहा है, बिजनेस प्रोसेसेस, व्हाट आर द बिजनेस प्रोसेसेस व्हिच आर फॉलोइंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस को वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है,
ठीक है, कल्चर मीन्स कि वो किस तरीके से, उनका एनवायरनमेंट क्या है, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उस में वो एनवायरनमेंट किस तरीके का एनवायरनमेंट है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, रिजिड एनवायरनमेंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम किस तरीके से, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से, एंड लास्ट वन इज पॉलिटिक्स। ये सब हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, मुझे याद आ रहा है। अगर हम मैनेजमेंट डायमेंशन की बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास मैनेजर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, सेंस मेकर्स, ठीक है, जो आपको हेल्प आउट कर रहे हो कि कोई भी चीज, कोई कॉमन सेंस जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उसकी बेसिस पे आपको हेल्प आउट कर रहे हो कि हमें किस तरीके से कोई काम परफॉर्म करना है। देन डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजंस ले रहे होते हैं। डिसीजन मेकर्स, अच्छा, हर कोई इज नॉट, एवरी पर्सन इज नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग कुछ एबिलिटीज होती हैं जो करंट सिनेरियो को देखते हुए आप रन टाइम पे डिसीजंस ले सकें, और अगर डिसीजन ले लिया तो फिर आप उस पर थ्रू आउट स्टैंड रहें। सो डिसीजन मेकर्स आर दोज जो कि आपके डिसीजंस ले रहे होंगे कि कब हमें क्या करना है और किस किस चीजों को किस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन वी हैव प्लानर्स, प्लानर्स जो ओवरऑल प्लानिंग कर रहे होंगे, स्केजुलिंग कब करनी है, कौन सी रिसोर्स किसको एलोकेट करनी है, कौन सा टास्क कब असाइन करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती हैं। इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोसेसेस, अभी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को चेंज कर सकें, रेनोवेट कर सकें, एक नया प्रोसेस इनोवेट करें, या कोई नया आइडिया लेकर आए कि क्यों ना हम इस काम को इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर होगा। एंड लीडर्स एज वेल, जो कि एजेंडा सेट कर रहे होते हैं कि हमने क्या टास्क कैसे और किस तरीके से करना है। सो दीज आर द सम एबिलिटीज विच शुड बी इन एनी मैनेजर्स। ये जो है, ये सारे जो है वो एबिलिटीज किसी अच्छे मैनेजर्स में होनी चाहिए। इसलिए कैसे कहते हैं ना कि हर अच्छा डेवलपर या हर अच्छा कोडर या हर अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूरी नहीं है कि मैनेजर हो अच्छा। ठीक है, मैनेजर होने के लिए कुछ मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं कि वो लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, लोगों से कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, अपनी बात कन्वे कैसे कर रहे हैं, किसी चीज का डिसीजन कैसे ले रहे हैं। सो दीज ऑल आर द एबिलिटीज विच शुड बी इन एनी गुड मैनेजर। एजेंडाज मीन्स कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, these are the agendas of meetings, या these are the tasks which we have to complete in next 1 week। इस नेक्स्ट वीक में these are the objectives जो हमें कवर करने हैं, तो ये हमारा एजेंडा है। या आज से 1 महीने बाद हमारी सेल जो है वो 10% बढ़ जानी चाहिए, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजर्स आर दोज जो कि हमारे गोल सेट कर सके कि दीज आर द गोल जो हमें मीट करने हैं। Managers who can understand the role of information system in creating business values are the key ingredient to success with systems and cannot easily be replicated by your competitors। ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइड हमें क्या बता रही है कि हमारे पास मैनेजर एक ऐसा पर्सन होगा अगर वो समझ जाता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्थ है हमारी बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, तो ये हमारे पास एक बहुत ही हेल्पफुल और एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि वी हैव सच अ मैनेजर जो कि हमारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी डायमेंशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, हार्डवेयर, फिजिकल इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर, डिटेल्ड प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो जब मल्टी प्रोग्राम्स एक साथ एक सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। एंड स्टोरेज, फिजिकल मीडिया फॉर स्टोरिंग डेटा एंड द सॉफ्टवेयर। स्टोरेज क्या चीज चाहिए होगी, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए भी आपको कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन स्टोर योर डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। जब भी आपको उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो आप उसको एक्सेस कर सकें। तो इन ऑर्डर टू रिट्रीव डेटा योर डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर मेमोरी एरिया। और आप फिजिकली भी उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी फिजिकल मीडिया पे, लाइक हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर दिया तो आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है। देन वी हैव अनदर डायमेंशन, टेक्नोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं।
ठीक है, नेटवर्किंग किस तरीके से, कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या हैं। अगर हमारी जो है वो कंपनी की मल्टीपल लोकेशंस है विद इन अ सिटी या आउटसाइड द सिटी भी एज वेल, सो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिन्होंने उनको सिंक रखा हुआ है, या कोई टेली कम्युनिकेशन सर्विस है थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, थ्रू वॉइस मेल, या कोई एक ऐसा, अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है। तो व्हाट आर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं और मल्टीपल सिटीज में है या मल्टीपल लोकेशंस में है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, अगर हर कोई अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे मौजूद है, रिमोटली कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड नेटवर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। ये भी सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। Managers need to know enough about information technology to make intelligent decisions about how to use it for creating business values। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर जस्ट सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कि किसी न किसी पर्सन या प्रोग्रामर ने लिखे हैं। अब उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कैसे करना है, दीज आर द टास्क ऑफ रिसोर्सेज। जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो मैनेजर को पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से काम करवाना है और इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से लेकर आना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एम्प्लॉय का जो है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो आप एज अ कॉम्प्लीमेंट बिजनेस में इंक्लूड करें इन ऑर्डर टू अचीव मोर। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग्स क्या है, एडिशनल, विच आर नॉट रिक्वायरमेंट्स बट एडिशनली आप उनको ऐड कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्लास के हमारे पास ये हैं कि क्लास में क्विजेस, असाइनमेंट्स, दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स जो जरूरी है। लेकिन उसके साथ अगर मैं आपको कोई बोनस एक्टिविटी दे दूं विच इज प्लस मार्क, जिसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो कोई भी उसको अटेम्प्ट करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सो दीज जो बोनस या कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स विच आर नॉट एसेंशियल, विच आर नॉट बेसिक, बट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर एनहेंसमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ और एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एसेट भी यूज करे। और वो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट क्या क्या हो सकते हैं, न्यू बिजनेस प्रोसेसेस, कोई नया बिजनेस प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे काम और ज्यादा बेटर वे में हो सकता है। मैनेजमेंट बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी ले आए मैनेजमेंट बिहेवियर में, लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है अपने बिहेवियर, अपने जो मैनेजमेंट के जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी। कोई इस तरह की प्रायोरिटी नहीं है कि वो सीईओ इसके रूम में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी, बस सब एज अ टीम काम कर रहे हैं, so एक जगह पे बैठे हैं सब। एंड फॉर ट्रेनिंग एज वेल, आप ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं एम्प्लॉयज की, जिससे आपको क्या होगा, आपको ही एडवांटेज होगा। अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसको लर्निंग बढ़ेगी, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी अपने लिए बेनिफिशियल बना रही थी कि वो कुछ बॉन्ड्स वगैरह साइन करवा देती है कि हम आपको ये ट्रेनिंग सेशन करवाएंगे, हम ये सर्टिफिकेट्स करवाएंगे, लेकिन आप बॉन्ड साइन करें कि आप 3 ईयर्स तक या 2 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक, डिपेंड करता है कि क्या उनके जो है वो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉन्ड साइन करते हैं कि आप हमें कहीं छोड़ के ना जाए। ऐसा ना हो कि हम आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट करें और मीन टाइम पे आप हमें छोड़ के चले जाएं जब हमें आपकी जरूरत है। तो वो फिर डिफरेंट, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, okay, then we have ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल क्या है, जो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। सपोर्टिव बिजनेस कल्चर दैट वैल्यूज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, efficient business processes, decentralization of authority, highly distributed decision rights। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल कैन बी इंक्रीज अगर आपके पास सपोर्टिव बिजनेस कल्चर हो। लेट्स से कि एक कोई नया पर्सन है, न्यू हायरिंग हुई है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत रिजिड होगा,
बहुत हार्ड होगा तो उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर उसको चीजें समझ नहीं आ रही और कोई उसको गाइड नहीं कर रहा, कोई उसको हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो उससे उसको लर्निंग टाइम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत जो है अलग अलग भी समझ होगा कि मुझे कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा, आई एम द न्यू वन, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको कुछ आता नहीं है। तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसएडवांटेज होगा कि एक नए रिसोर्स उसको आप वो जितना टाइम लेगा एडजस्ट होने में, चीजों को लर्न करने में, उतने टाइम पे ही ऑर्गेनाइजेशन को वेट करना। ठीक है, देन वी हैव एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेसेस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस आप सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना रखें। सेंट्रलाइज अथॉरिटी मींस वन मैन शो ना हो कि एक ही पर्सन हो, वही डिसीजन ले, सब उसका वेट कर रहे हो। सेंट्रलाइज अथॉरिटी मींस एक ही सेंटर ऑफ फोकस हो जिस पे आप फोकस कर रहे हो कि वो डिसीजन ले। आप क्या करें, आप डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, हर किसी को अथॉरिटी डिफाइन कर दें, हर किसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें। किसी एक सिंगल पर्सन पे आप रिलाई ना करें कि यही हर चीज का डिसीजन लेगा। आप क्या करें, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ताकि सिंगल अथॉरिटी किसी एक पर्सन के पास ना हो। अगर वो बायस्ड होगा और वो गलत डिसीजन लेगा तो उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। और अगर 7-8 लोग मिलके एक डिसीजन लेंगे तो वो यूनानिमसली होगा। ठीक है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। जी बिल्कुल सेम, इसी मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करना है। हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन राइट्स, और डिसीजन राइट्स को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मींस आप ये ना कहें कि हर चीज के लिए अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं अपने सीईओ या अपने मैनेजर की तरफ देखनी हूँ। हर किसी को एक लेवल डिफाइन कर दें कि वो कहाँ तक डिसीजन मेकिंग खुद कर सकता है। ठीक है, इतनी पावर हर किसी के पास होनी चाहिए कि वो अपने सर्कल के अंदर रहते हुए डिसीजन ले सके। तो इससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करेंगे। इतना ज्यादा रिजिड ना रखें, अपने एनवायरनमेंट को फ्लेक्सिबल रखें ताकि हर कोई इजीली काम कर सके। एंड स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टीम, जो टीम आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड कर रही है उसकी आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं।